गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर आप लोगों को पता है कि जो हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आया था वो थोड़ा सा सीबीएसई कंसेप्ट और कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले तो हम इस बार वही वाला क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, ताकि अब दोबारा से अगर कभी ऐसा हो जाए तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x and y can be expressed as x equal to 12a cube b raised to power 5 and y equal 14a raised to the power 4 and b cube, where a and b are prime numbers, then LCM of x, y each। आपके सामने चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए x इक्वल टू उठा लेते हैं 12 a रेज टू द पावर क्यूब एंड b रेज टू द पावर 5। सिमिलरली y इक्वल टू 14 a रेज टू द पावर 4 एंड b रेज टू द पावर 3। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, LCM। वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ x, y। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको पता है इसमें 12 आ रहा है और 14 आ रहा है। तो पहले तो 12 और 14 का ले लीजिए LCM। आप सबको आता है कि 12 और 14 जब दो नंबर का हमें LCM निकालना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 7 1 जा 7 तो एज इट इज आ जाएगा, ओके। फिर 3 1 जा 3 और 7 एज इट इज। इसके बाद 7 से 1 एज इट इज, 7 1 जा 7। अब इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 एंड 42 2 जा 84। तो 12 और 14 का जो एलसीएम 84 आ चुका है। बाकी के जो वेरिएबल्स है उनका एलसीएम लेना बड़ा इजी है। देखिए, a की पावर 3 है, a की पावर 4 है, तो इनमें से जो बड़ी पावर है उसको उठा लिया जाता है। बड़ी पावर कौन है, a रेज टू द पावर 4 है, ये ले लिया। b की पावर 5 है, b की पावर 3 है, इनमें बड़ी पावर कौन है, b की पावर 5 है। हो गया इजी, आपके सामने आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन आपके सामने है, देखिए बी ऑप्शन इसका बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। कोई प्राइम नंबर अगर आ जाए उसके टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फैक्टर होते क्या हैं। कोई नंबर है आपके सामने, मान लो 5। मुझे कोई बताए कि 5 को कौन कौन संख्या डिवाइड कर सकती है, या 5 किस किस के टेबल पर आता है बताइए। एक तो 1 के टेबल पे आएगा और एक 5 के ही टेबल पे आएगा। तो 1 और 5 के अलावा किसी और के टेबल पर ये नहीं आता। तो 1 और 5 इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर हो गए हैं। तो इसीलिए कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके फैक्टर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। कितने हो सकते हैं, 2। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। जैसे यहाँ पर 1 और 5। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब हमने ले लिया मान लो 3, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो 3 किस किस से डिवाइड होता है बताइए, एक 1 से डिवाइड होता है और एक 3 से, और किसी के टेबल पे तो 3 आएगा नहीं। तो 1 और 3 यहाँ पर भी 2 ही आ रहे हैं। कोई भी आप अभाज्य संख्या लीजिए, प्राइम नंबर लीजिए, उसके हमेशा 2 ही फैक्टर आएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -7 and 3 आर। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज -7 है और 3 है, तो उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने पॉसिबल हो सकते हैं। -7 and 3 इसके क्या हैं, ये जीरोज हैं। जब -7 and 3 जीरोज हैं तो इसके कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हो सकते हैं, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले आप लोग पॉलिनोमियल जब बनाते हैं तो आपको पता है हम क्या लेते हैं, सम ऑफ जीरोज।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज में -7 + 3 करें पहले तो कितना मिलेगा हमें -2, फिर अल्फा इंटू बीटा तो -7 × 3 तो -21। अब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए k ब्रैकेट x² - sx + p। k बाहर ही रहेगा, x² माइनस s कितना आ गया -2, फिर x और p आ गया आपका -21। k फिर से बाहर ही रहेगा, x² माइनस माइनस प्लस 2x -21। ये हमारा पोलिनोमियल आ गया। लेकिन बाहर k का क्या काम है? एक्चुअली k एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, इसकी जगह हम 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा दें और उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो पोलिनोमियल है हमेशा जीरोज यही देगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? k की कोई भी वैल्यू लगाओ आप, इसको जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप करके भी देखना एक बार, तो आपको पता लगेगा कि सर ने क्या बोला था। अगर हम 2 लगाते हैं 2 k की प्लेस पर, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा, फिर उसके फैक्टर आप बनाना तो उसके जीरोज यही आएंगे। 3 लगाओगे उसकी मल्टीप्लाई अंदर करना, फिर उसके फैक्टर बनाना, तब भी जीरोज यही आएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब समझते हो? जब k की बहुत सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे जीरोज वही आने, तो ऐसे ऐसे कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल होंगे? बहुत सारे, इन्फिनाइटली मैनी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आ रही है 1 2 3 और मोर देन 3, तो हम आंसर क्या लगाएंगे? मोर देन 3, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 0.04 = 0 आर। x² - 0.04 = 0। इसके स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे आसान तरीका इसका क्या रहेगा कि हम -से इसे प्लस में ले जाते हैं, 0.04। हमें फाइंड क्या करने हैं? रूट्स, यानी कि x की वैल्यू। तो उसके लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और आपको पता है स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 2। पॉइंट, जब रूट के अंदर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आते हैं, तो पॉइंट से रूट से बाहर आने के बाद एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगता है, यानी कि 0.2, और प्लस माइनस के हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से x के 2 जीरोज पॉसिबल हो गए, प्लस माइनस 0.2, जो कि हमारी ऑप्शन बनती है A। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Statement says that next term of the AP square root 6, square root 24, square root 54 and so on is। इसकी नेक्स्ट टर्म हमें पता करनी है कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि पहले हम इनके स्क्वायर रूट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें इसके अगला पद ज्ञात करना है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A4 हमें पता करना है। तो √6 तो एज इट इज आ गया। आपको पता है कि 24 को अगर हम 4 × 6 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4 × 6 = 24। ऐसे 54 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 6, क्योंकि 9 × 6 = 54, फिर से वही हो जाएगा, एंड सो ऑन। चलिए थोड़ा सा आगे एक स्टेप और चलते हैं। √6 से 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 6 अंदर, 9 का स्क्वायर रूट 3 ब्रेकआउट हो गया, लेकिन √6 अंदर, एंड सो ऑन। तो आप लोगों को क्लियर नजर आ गया। देखिए √6 है पहली टर्म, दूसरी 2√6 है, तीसरी 3√6 है, तो नेक्स्ट क्या होनी चाहिए? 4√6 होनी चाहिए। सिंपल सी तो बात है ना।
बस हमें समझ तो आ गया, लेकिन इसको सिंपल इसी की फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करें, आंसर तो ये आ गया। इसको चेंज करने का तरीका क्या है कि 4 को जब अंदर लेकर जाएंगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, रूट के अंदर ले जा रहे हैं इसलिए। और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 4 16 × 6, तो 16 × 6 96, 96 स्क्वायर रूट 96 इसका आंसर आ गया, जो कि सी ऑप्शन बन रहा है आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में एक डायग्राम बना हुआ देखिए। इन द फिगर ई एफ पैरेलल टू पी क्यू, इफ ई इज डिवाइडेड पी आर in the ratio 5:4 and PQ equal to 6.3, then length of EF फाइंड हमें करनी है। तो सबसे पहले हमने इस डायग्राम को बना लिया, देखिए R P Q E F। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि PQ कितना है 6.3, ये आ गया आपका 6.3। इसके बाद 5:4 में E डिवाइड कर रहा है पी आर को किसी में 5:4 में, यानी कि अगर यहाँ 5 तो यहाँ 4 है। हमें लेंथ पता करनी है EF की, तो इसके लिए हम क्या मेथड लगाएंगे, देखिए ये साइड और ये साइड का सेम रेशो, और ये पूरी साइड और इस साइड का सेम रेशो, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x। तो 4/x इक्वल 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, तो 9/6.3। 4/x एज इट इज। पहले हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक 0 कैरी हो गया और 63। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, 9 से कटिंग करेंगे 10 और 9 × 63, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 4 × 7 = 28 इक्वल 10x, 10 जाएगा डिवाइड में, ओके, और इक्वल टू x। जब 10 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2.8। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 2.8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 4x - 2y + 5 = 0 इंटरसेक्ट द y एक्सिस। एक इक्वेशन दे दी गई हमें 4x - 2y + 5 = 0। ये एक्सिस y एक्सिस इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि काटना। अब कोई लाइन अगर y एक्सिस पर कट कर रही है तो मीन्स x की वैल्यू 0 रहेगी। तो इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर कौन 0 रहेगा, x 0 रहेगा, ठीक है। इसमें पुट करते हैं हम x की वैल्यू 0, तो 0 - 2y + 5 = 0। तो ये तो मल्टीप्लाई करके हो गया 0, बचता है -2y + 5 जाएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू क्या बनेगी 5/2। इस प्रकार से हमारे पास पॉइंट बनकर तैयार हो गए, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी 0 और y की कितनी वैल्यू आ गई 5/2। हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बनकर तैयार हो गया, A। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। sin थीटा इक्वल हमें गिवन है A/B। कितना गिवन है हमें, sin थीटा इक्वल टू A/B एंड वी हैव टू फाइंड cos थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, cos थीटा। इसके आगे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। जब sin थीटा इक्वल टू A/B है, हमें फाइंड करना है cos थीटा। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकता है, तो या तो आप ट्रायंगल बनाकर कीजिए या आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सीधा सीधा cos थीटा का। cos थीटा का फॉर्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 - sin थीटा की वैल्यू A/B अगर हम लगाते हैं तो A/B का बन गया स्क्वायर,
फिर 1 माइनस ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर, अपॉन में लगाया 1 और इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। बी स्क्वायर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर तो रूट के अंदर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया बी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा की, इस प्रकार से। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ये केवल फिल इन द ब्लैंक था तो हम इस आंसर को फिल इन द ब्लैंक में डाल देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी देन वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, पहले एक राइट ट्रायंगल हमने बना लिया और बताया गया कि सी पर राइट एंगल है, यानी कि यहाँ पर सी हमें लेना पड़ेगा, बाकी ए और बी आप किधर भी ले सकते हैं। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है, जब आप लोग सोच सकते हो, साफ सी क्लियर सी बात है कि अगर ये 90 है सी, तो ए और बी इन दोनों का जोड़ भी किसके बराबर बचेगा, 90 के, क्योंकि ये और ये 90 बनाएंगे और ये 90 बनाएगा तभी तो 180 बनेगा ना। समझ आ गई बात। तो कोस ए प्लस बी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस ए और प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, क्या होती है, 0। इसीलिए आपके पास ऑप्शन आ गया डी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें गिवन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फिर डिवाइड में हमें गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंट, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, हम ये भी जानते हैं कोसेक इक्वल होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक का स्क्वायर है तो साइन का भी। सिमिलरली सेक होता है 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1 2 3 4, जब 4 टर्म हो जाएं तो याद रखा करो, फोर्थ वाली फर्स्ट में और थर्ड वाली सेकंड में मल्टीप्लाई कर लेती है। तो कोस स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और हम सभी जानते हैं कोस अपॉन साइन कोट, और जब इनका स्क्वायर है तो कोट का भी स्क्वायर हमने लगाया। इस प्रकार से हमारे पास आंसर तैयार है और ऑप्शन निकल कर आ गई सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।